वरनानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे 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 बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्री गुरुभ्यो नमः। आज अंतिम से पूर्व जो सत्र है उसे प्रारंभ करते हैं। 36 अध्याय सब के सब तो हम गहराई से नहीं कर पाए, लेकिन 36 अध्यायों का जो अंतर संबंध है और जो उसकी विषय वस्तु है उस पर हमने चर्चा कर ली। आखिरी के 3-4 अध्याय बचते हैं, उसकी अभी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं ये नक्शा दिखाऊं, यानी जिस भारतवर्ष के प्रदेशों का विवरण हमें मिल रहा है, उस के प्रदेश उस समय उस भारतवर्ष के प्रदेश और जिनका नाम मिलता है वो कौन से कहाँ थे। तो जैसे अगर विदूषक बोलता है और वो विदूषक के बोलने की भाषा है आवंतिका, तो आवंती कहाँ था और आज किस जगह आप देख पाएंगे कि आवंती कहाँ है। तो अब देखिए, हम बिल्कुल ऊपर से चलते हैं, उत्तर से। यानी आप सबसे जो परिचित स्थान है आपका, जिसका कल भी हमने जिक्र किया, वो है गांधार प्रदेश। हाँ, और गांधार के उत्तर पश्चिम में काम्बोज है। तो आज काम्बोज हुआ, समझिए ये तुर्कमेनिस्तान वगैरह का जो इलाका है, तुर्कमेनिस्तान आज जो प्रदेश, उसके आसपास का जो इलाका है और जो देश हैं वो कहलाएगा, वो काम्बोज का मतलब है उस प्राचीन काल का जो काम्बोज है उस समय का नाम है। और उससे आप थोड़ा सा दक्षिण में आते हैं तो अफ़गानिस्तान जो गांधार है। तो गांधार के ही बराबर में तक्षशिला, और फिर गांधार से अगर आप पश्चिम की ओर जाते हैं तो उस समय में, यानी ये नक्शा है करीब 600-700 ईस्वी का। हाँ, 500 BC में मतलब समझिए इन्होंने दिया है, लेकिन ये स्थान तो और भी 200-400 साल
तो थे ही ना, और लगभग नाम भी यही थे, कोई इतना बड़ा परिवर्तन नहीं है। अब जैसे ईस्ट में ये जो ईरानियन आज इसको ईरानियन कहा जाएगा, ईरान और इराक़, जिसको आप एखमेनिड एम्पायर कहते हैं। तो on the left of Gandhar, that is on the west of Gandhar, and today this whole region is Iran, and if you go further to the west it is Iraq, and it was called Mesopotamia, मतलब नदियों के बीच का हिस्सा, मीसो बीच का, पोतामोस यानी नदी, पोतामिया यानी दो नदियाँ के बीच का हिस्सा, और वो थोड़ा और आगे है, बट ये आज ईरान इराक़ है, आज के नाम हैं इसके, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़। तो आप ये देखिए, और उसी से लगा हुआ फिर ये पंजाब है, जिसमें 5 नदियाँ आपको नज़र आ रही हैं, वितस्ता, विपासा, 5 से ज़्यादा नज़र आ रही हैं, दी हुई हैं उन्होंने, और ये शतद्रु मैं यहाँ देख लेता हूँ। हाँ, दिस इज़ पंजाब। तो ये नाम दिए हुए हैं और ये नदियाँ हैं जी। पांचाल तो आप नहीं, पांचाल अलग है और पंचनद अलग है। हाँ, पुराना नाम है पंचनद, दैट इज़ 5 रिवर्स। पंचनद में नद को रिप्लेस कर देते हैं पर्शियन से आब, यानी पानी, तो पंजाब हो जाता है। बाद में वो पंजाब कहलाया, क्योंकि फिर उसमें उसका पर्शियन बना दिया गया। No, this is 500 BC. This is before there was a large invasion or large scale inhabitation by Islamic people. ये उससे बहुत पहले का है ना। This is more than 1,000 years before that. In fact, पांचाला, हाँ, जो पांचाला तो नीचे है, जो आप देख रहे हैं, वो जो पांचाला इज़ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एंड द रीजन अराउंड बरेली, मुरादाबाद, और वो आज़म खान कहाँ रहते हैं भाई? आज़मगढ़। ऑल दैट इज़ पांचाल। रामपुर में तो वहाँ रहते हैं, लेकिन वो उसके ज़्यादा दूर नहीं है, बरेली वहाँ से 50 किलोमीटर ही है। तो वो सब पांचाल प्रदेश है। खैर, अब यहाँ हम अभी ज़रा नहीं आते, आप ऊपर देखिए एक एक करके। तो दिस इज़ पंजाब एंड गांधार, एंड देन द टेरिटरी which was part of the Persian Empire is part of the Persian Empire. You see, this Achaemenid Empire is the Persian Empire. These Achaemenid kings are the Persian kings. तो ये पर्शियन इलाका है, और इससे 200-250 साल पहले भी वो पर्शियन इलाका था। In fact, in 600 BC, the Persians sent an expedition of investigation, mapping, through a Greek sailor called Scylax, and Scylax sailed all the way up Sindhu, यानी वो नीचे जो आप देख रहे हैं एंड ऑफ सिंधु, जहाँ सिंधु समुद्र में मिल रही है, तो वहाँ से वो ऊपर गया और उसने काफ़ी ऊपर तक, ये तो क्लियर नहीं है उस कि कौन सी जगह तक गया, लेकिन लगता है कि वो सिंधु उसने सारी पार की, अपस्ट्रीम गया, और फिर उसने ये रिपोर्ट जो है पर्शियन एम्परर को दी। ही वॉज कमीशन्ड बाय द पर्शियन एम्परर बिकॉज पार्ट ऑफ दिस रीजन had been occupied by Persian emperors, and the region
which was around the river Sindhu, which by the Persians was called Hiddu, because the words, the consonant sa translates into her, into Persian, and into this whole region, even in Gujarat, etc. Even today that happens. So the region was called Hiddu. Hiddu. And the earliest mention of the word Hiddu is found in the Achaemenian records, where the king says that I have that part as my territory. अब उस ज़माने में क्या होता था कि अगर आपने कुछ इलाका हथिया लिया है या कॉन्कर किया है या ऑक्यूपाई किया है तो आप इनडायरेक्टली गवर्न करते थे. यू अपॉइंटेड somebody out of the local population, some king or chieftain, to pay you some kind of a tax or a annual regard, and then that territory was considered to be part of your empire. तो ये पुरानी एम्पायर बिल्डिंग इस तरह से होती थी, डायरेक्ट और डेली गवर्नेंस नहीं हुआ करती थी. But for the sake of record, this is where we get to know. If you want more details on this and quotations and translations of the actual transcripts, then you can contact me and I can talk about it and provide them. So this is one point, sir. This idea that people of Indian origin in the north came from Central Asia, is that? I don't want to talk about it. It's a complicated question, and that will take half an hour, and then I want to continue with my main topic today. So, sorry about it, but it's a very complicated subject, and in order to make sense, one has to talk for at least an hour or 45 minutes to provide you some reasonable evidence on both sides, you see. But I know it's a burning topic, but let's keep it for another day. So, now you can see this whole Gandhar region and all this much before 500 BC. In fact, later on I'll show you the map of the Mahabharat period also. But I thought first let me give you this, because then to follow will be simpler. So till 500 BC, this is very much part of India, culturally part of India. See, politically, of course, the divisions are of a very different kind. Then as we come a little southeast, we come to what is today Haryana, and that is Kurukshetra. You see the word Kuru written there? And Indraprastha. So Indraprastha is the capital of the Mahabharat rulers, a period of the Mahabharat kings, the Pandavas and the Kauravas, right? So, why is the light fading? Am I supposed to? Okay. So, Kuru is this the region, and Indraprastha is the capital. Now, as you go a little east, you enter present-day UP, and you come to this, what is written, Ahichhatra. Ahichhatra or Ahikshetra is even today, one of the biggest remnants of Jain sculpture and Jain. So there must have been Jain concentration, and there is a lot of history associated with this. So this is the Bareilly thing, Bareilly region. You go further down, Shravasti. So when we go further down, we come to this region called Kosala.
Kosal is on the north of Ganga. So Kosal, and it is today close to Nepal. Now this is the region which was also given the name Videha, because it was ruled by King Videha, the father of Sita. So this is also known as Videha, and Shravasti was one of the main cities. Now, by the time we come to Shravasti, this is modern day Bihar. On the western side, now please see, there are two names, Matsya, yes, Shurasena. Shurasena, actually it should be Shaurasen, because Shurasen is the name of the king or the dynasty Shurasen, and the region named after him would be called Shaurasen, and that is the language which is mentioned, Shauraseni, that so many things should be said, so some of these characters should speak in Shauraseni. That's almost like Hindi. All Hindi, kind of Hindi. No. Hindi comes many centuries. नहीं. हिंदी किसकी तरह है? वो प्राकृत है, पुरानी एंशिएंट प्राकृत है, ये सारी प्राकृत हैं. यहाँ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस से इनका कोई कनेक्शन नहीं. मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज तो इसके लगभग 2000 साल बाद की हैं, तो आप उसमें से नहीं जाइए. लेकिन उस वक्त पर्शिया आप जो कह रहे हैं, उनका रिलीजन क्या था? चलिए उस पर बाद में आएंगे, पहले नक्शा देख लीजिए. तो मत्स्य and Matsya kingdom, and this is, as you can easily recognize, this is now Uttar Pradesh and Haryana and Uttar Pradesh, and you can see another familiar name, Mathura. So Mathura is one of the oldest cities, and Mathura was a kingdom at various times under various kings. And it was so important that the name was also taken to the south. So there was a Mathura in the south, which is Madurai. Today it is called Madurai, but this is it. Now, Shravasti, then you see below that Mallas. Malla is the name, and there are many names which are related with the Malla. Malla also means a Pahalwan or somebody who fights, but maybe Pahalwans were trained once upon a time there. It was famous for wrestling. So then Kosal, Kapilavastu, Prayag and Kashi. And it is west of Kashi that you have the kingdom Vatsa, Kaushambi and Chedi. Now these are all names which occur in classical plays. So plays written on the story of Udayan. Yes, because he was Vatsaraj. He was, and his capital was Kausambi. So which means it is slightly south of Prayag or Allahabad, and not south, as a matter of fact, west of Kashi. And proper Bihar today would be the Matsya region. So let me make this, let me just... ये इसको ऊपर करेंगे, हाँ इधर से. All right? Yes, sir. Now you can see what is written as Magad is Bihar proper. On the east side west side of it, the other important name written is Ujjain, which is now Madhya Pradesh. So Vatsaraj
also conquered part of that, and west of it is Avanti. So when Natya Shastra mentions the language Avantika, that means it is the language spoken in the region of Avanti. The Vidushak speaks this language. Right? Now we start going to the south, which is Vidarbha. Vidarbha is still today known as Vidarbha. It is southern Maharashtra, and it is also the region where the Bhojas, the Bhoja kings ruled. But this is not the same as Bhojaraj, because Bhojaraj had Ujjain as his king. Huh? Rukmini was there from Vidarbha also. Krishna Rukmini. No, Vidarbha Rajapuri. no, just a minute. You see, the capital of Krishna would be Dwaraka, and Dwaraka would be, yes, slightly to the north of the Bhoja kingdom. Yeah, you are right. All right, then, if you see on the eastern side, you have Kalinga, which is the famous place in history. No, Ashoka conquered it, but this is present-day Odisha. Okay. Right? Okay. And you have the Mahanadi. They have a term Asamaka, and this is not found in Natya Shastra, but the term Dakshina Patha, which means going towards the south, the road that leads to the south. And Andhra, Krishna, and then various parts of the south which are not named here because they do not find very clear mention in classical texts. Some of them do, as a matter of fact, because some of the hills which are today in Tamil Nadu are also mentioned in Manusmriti, and the boundary of Arya Desha extends right up to Kanyakumari, even as given in Manusmriti. They are not named here in this particular map, but then people were constantly traveling and they had communication. It's a mistake to think that Manusmriti was written somewhere in Punjab and it is describing only Punjab and Haryana. All right? So this is the map of India, and one of the maps showing here. Let me come to another map. Now this map is a little more detailed. Let me enlarge it if I can. More of the rivers, right? Yes. But most of the names which we saw in the earlier map are clearly shown here in dark pink. The rivers are shown in greater detail, and some of the places like Khajuraho, Nasik, Pratishthan, these are shown. The rivers are shown: Tapati, Mahanadi, and Krishnavena. And then you have right down Kanchi, Kaveri, right? So this is also shows the Paschim Samudra, etc. So it's a little more detailed map,
and it is giving names of a later period. Okay. I'm not familiar with this computer, so I had no, I want to show, I had made a small icon for the Mahabharat map. You know, I had taken it out and maybe I can, आप निकाल सकेंगे इसमें? देखिए ये है, हाँ, इसको मैं दोबारा बड़ा करता हूँ, या हाँ, लेकिन पोर्शंस में देख लेंगे, अदरवाइज ये दिखेगा नहीं. If I reduce it, then you won't be able to. Now look at it. The Mahabharat map concentrates on places mentioned in the Mahabharata. All these places are mentioned in the Mahabharata. So Uttar Kuru is not Kuru. It is Uttar Kuru and it is Kyrgyzstan today. Kyrgyzstan. You see, what is today Kyrgyzstan was called Uttar Kuru, and the Mahabharata refers to those places. Then there is Uttar Madhya Desh, and Madhya Desh, as I said, would be maybe Turkmenistan or somewhere like that. All right. Then these are all Central Asian places today, and they are named in the Mahabharata. People are mentioned or some story is mentioned. Then there is the mention of Kamboj. Kamboj, here it is shown as Tajikistan, and Parasik is another region which is shown. Kamboj is shown twice. Huh? Are there two Kambojis here? One below Gandhar and one above Darga. Yes. So I guess the region must have been very big, and this includes this whole region, obviously, Uttar Kamboj and Dakshin Kamboj. And then very often the regions were named in terms of the tribes that inhabited. Now, then you have in between Kashmir, and south of Kashmir you have Balik. So which means that the Balik region would be what is today Himachal Pradesh, Jammu or something like that. Balik. Because Balikas and Bali kings, they are mentioned in Natya Shastra also. All this is mentioned in Natya Shastra. If you remember, the Natya Shastra mentions, of course, the Kambojas, Gandhara, Balik, Madra, Pulind and Kekaya. So Kekaya, from where the famous Kekai came, this region would be, this would be like Punjab, isn't it? The greater Punjab, or Punjab before partition, because this is west of Sindhu. Then you have another name, Amavastha and Trigarta. So these are all north of Haryana today. And then the same places which we mentioned and showed you, it would be Kuru and Amavastha, Nepa, which becomes Nepal, Panchal, Kuru, and then Salva. Now, two names which come very frequently, and even today these names in music are found
as names of ragas are Sauviri and Abhir. See? So you have Abhir, which has become Ahir. Abhir has Ahir Bhairav and Ahir or Rag Ahir. And then Sauveri or Saveri. These are all names of ragas, so obviously they had some association with the place. Then they show the rivers. There is Yamuna, Saraswati and Ganga. Later on, Saraswati around 2000 BC disappears because of a tectonic change and it merges into Yamuna. What is the timeline now? Huh? Timeline? The timeline for this is Mahabharata on the basis of the places referred in the text. Then the question begins, what is the period of Mahabharata? And then we get into another exercise, dating of Mahabharata. All right? But these are the names mentioned and the regions given. So this map is the map of the people and the regions shown in the Mahabharata. Right? So again the Shaurasen, the Panchal, the Nishad kingdom, right? Gurjar, Malav, Avanti again, Dwaraka, right at the end, okay? This is all Gujarat today. And Suparnaka, which is again a portion in Gujarat, Anup, Vidarbha, Asmak, again the same name, and then we enter the southern region with the Dandaka Varn. Okay, Dandaka Aranya. So which is mentioned, which is a prominent place in the Ramayana, right? Dandakaranya is now somewhere Andhra Pradesh. No? Dandakaranya is now, madam, in Telangana. Telangana. Now you call it Telangana. So, but just a couple of years ago it was Andhra Pradesh. And 2000 years ago it was called Dakshinapath. All right. So, the Dandak forest, then the name Telinga is written here. It's mentioned in Mahabharata, from which you have Tailang. And Tailang is a region. Tailang means the region of the tribes of Telinga. Right? So you have Konkan. These are all ancient names. Kishkindha, which finds a very clear Karanat, Gomant, Kanchi, Chol, Kerala, Pandya, Simhal and Lanka. So these are all names which you find in Mahabharata. Some of them very clearly in Ramayana. The route of Rama's reaching Sri Lanka and back, that is, back of course is by Pushpak, but this is the map of, you can call it epic India or pre-classical India, right? So when you read the Mahabharata, the Natya Shastra, you find a clear mention of all these regions and the languages of these regions. Now, if you are interested about the dating of Mahabharata, you can read my book, where the dating of Natya Shastra, where I have mentioned that the present collection of Mahabharata must have been made by Bharat Muni, compiled as early as 500 BC, right? And textually, it is older than Valmiki Ramayana, because
so many of the technical terms that are used in Natya Shastra are found in Ramayana. Now it cannot be the other way around, because technical terms come from a technical manual or a technical Shastra. Terms of a Shastra cannot be coined by a poet. So Valmiki, if he mentions something like Shamya, which means this, or one of the ways of giving tal, then it is not possible that Bharat Muni took it from Valmiki. So there are many other things given. You can read it in detail, and you can write to me if you agree or disagree. So I have given you now a version of what was the ancient map. Maybe I can find the picture of Acharya Abhinav Gupta again in this, and इसमें से वो बाहर कैसे आएंगे? बाहर आके जहाँ ये आता है वहाँ आ जाइए, तो उसमें वो दिखा देगा. ये तो एक फोल्डर खुला हुआ है ना, सब फोल्डर, उसमें से जनरल में आ जाइए. हाँ, तो बस इस पे लगा दी. Right. Okay then. So I thought this was useful to you, and you would find it something worthwhile, because this gives you an exact location of all the places mentioned. If you want to go deeper into it, you can read other works on the mapping of ancient India, and you will be able to find them. So, we finished yesterday the 28th chapter, which is the Swaradhyaya. Now we go to the 29th. Trimshodhyaya. Now this chapter goes into a detail of a few things. That is, what are the different kinds of Tattvadhyas? What are the different kinds of Veenas or instruments? Then they make a connection between certain jatis and rasas. Now this is important. Even today we say, ये श्रृंगार का राग है, या मालकोंस बड़ा गंभीर राग है, हाँ, ऐसा हम कहते हैं. या ये बड़ा हल्का राग है, या ये बड़ा मधुर राग है. जैसे झंझोटी है तो हम कहते हैं बड़ा मधुर है, और इसमें थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी करुणा भी है, ठीक है. या हम कहते हैं भीम पलास है, तो इसमें कुछ वैराग्य सा लगता है. सो वी आर कॉन्स्टेंटली associating a particular raga with a emotional bhava, with a content, emotional content. Now this tradition begins with नाट्य शास्त्र. इसका सिद्धांत जो है वो नाट्य शास्त्र में हमें दिया है. तो वो कहते हैं कि कौन सी जाति किस रस के लिए उपयुक्त है, उसका विवरण वो हमें दे देते हैं. तो वो आप देख सकते हैं. उसके बाद फिर अच्छा गीत क्या होता है, अच्छे गीत के लक्षण क्या हैं, इसके बारे में वो बताएंगे. और फिर वीणा बजाते समय उंगलियों को किन स्ट्रोक्स का प्रयोग करना है.
इसी जब उंगली चलती है वीणा पे तो आप उंगलियों के स्ट्रोक्स होते हैं। आज भी सितार में, वीणा में स्ट्रोक्स हैं। तो वो स्ट्रोक्स जो हैं वो किस तरह के हैं, तो इन चीज़ों को वो बताएंगे। फिर एक निर्गीत विधान है। निर्गीत का अर्थ होता है कि जिसमें शुष्क अक्षर हों, यानी उसमें पद जो है उसमें मीनिंग नहीं है। तो वो बता रहे हैं कि कुछ झलक, जगदपि इत्यादि इस तरह के जो अक्षर हैं उनका स्तोभाक्षर हैं, शुष्काक्षर हैं, उनका प्रयोग होगा, वो निर्गीत होगा। तो वो निर्गीत किस लिए है? वो इसलिए है कि एक कॉम्पोजिशन आपकी बन जाए लेकिन उसमें पद का अर्थ नहीं हो। It's useful for nritta. It can be useful for nritta, लेकिन it can be useful for singing and for certain dramatic employment। जैसे आपको कहीं कुछ अच्छा संगीत डालना है लेकिन आप नहीं चाहते कि पद के द्वारा कुछ कहानी बन जाए या कोई एपिसोड बन जाए, तो आप निर्गीत का, जैसे आप तराने का, तिल्लाना का इस्तेमाल। फिर वो कई किस्म से जो हमें साज बजाना है। इसी आज क्या हो रहा है भारतीय संगीत में, आज प्रायः आप प्रारंभ करते हैं विलंबित से, फिर जाते हैं मध्य में, फिर जाते हैं द्रुत में। यही क्रम है बस हमारे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर आप ये करेंगे, यानी फैलाव से शुरू करेंगे और फिर आप द्रुत की ओर जाएंगे, संकीर्ण करेंगे, तो इसको एक प्रकार का वादन कहा जाता था जिसको कहते थे पाणी, यानी एक प्रकार का पाणी है ये। अब इसका उल्टा है। जैसे ये कहलाता था, जैसे गाय की पूँछ होती है शुरू में चौड़ी और फिर पतली, गोपुच्छा। तो गोपुच्छा है, अब विलंबित से आप द्रुत की ओर गए। इसका उल्टा है स्रोतगता। जैसे नदी होती है, शुरू में पतली और फिर धीरे धीरे वो हुगली बन जाती है। वहाँ बंगाल पहुँचते पहुँचते बहुत ज़बरदस्त फैलाव हो जाता है। तो ये दुनिया भर में ऐसी नदी का स्रोतगता, स्रोत ऐसे ही है कि आपने द्रुत से शुरू किया और विलंबित से ख़त्म किया, और फिर वो जिसमें एक ही सम, एक ही कोई भी आपने मध्य ले ली या द्रुत ले ली। Are these words used there, sir? Yes, yes, all of them are used there. Yes, yes, yes. One of the books which you can read, I think which you must read if you are serious about the music in Natya Shastra, is called Bharat Ka Sangeet Siddhant by Acharya Brihaspati. This is still the most authentic, distinctive, reliable book on what is the music grammar in नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो ये हिंदी में है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो फिर कई किस्म की वीणाएं ये 29वें अध्याय में है। कोई 7 तार की वीणा है, कोई 9 तार की है, कोई 11 की है, कोई 13 की है, कोई 21 की है। जो सबसे बड़ी वीणा है उसमें 21 तार हैं। इसका मतलब 3 सप्तक उसमें हो जाएंगे। तो नाम भी हैं इन वीणाओं के, तो अब उनको खोज के निकाल के बताएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से 29वां अध्याय समाप्त होता है। 30वें अध्याय में बांसुरी के ऊपर है, सुशिर आतोद्य। बांसुरी कैसे बजेगी, बांसुरी में स्वर कैसे निकालेंगे। अब आप जानते हैं वीणा में तो आप तार को कस लेंगे और ढीला कर देंगे तो स्वर ऊंचा और नीचा हो जाएगा। ठीक है, बांसुरी में कैसे होगा भाई? वो तो छेद जैसा है वो वहीं रहेगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा बांसुरी के अंदर। तो बांसुरी बजाने में स्वर को
बदलने के लिए उंगली का प्रेशर होता है कि हमने उसको पूरा ढक दिया, आधा ढक दिया, उसकी संचालन से बांसुरी में स्वर बदलता है। तो वो कैसे होगा, ये इस अध्याय में है। वंशगता स्वराः, और फिर उनको कैसे चलना है, उसके अलंकार कितने हैं, कैसे उनको बजाना है, कैसे अकम्पनीमेंट करना है वीणा से, इत्यादि इत्यादि। फ्लूट। Briefly, the accompanying instrument in ancient India was bansuri, because there was no instrument like violin or sarangi in those times. दुनिया भर में कहीं नहीं होता था such an instrument. These instruments took birth about 600-700 years ago only. So these instruments did not exist. So the instrument for accompaniment was bansuri and veena. Now I must tell you, when you think of ancient veena, don't think of Naradji with the veena, you know. This veena is only 800 years old, whether in south or in north or anywhere in the world. Around 7th, 8th century, all over the world, a change started taking place. World means civilized world, which was from China to Greece, and or let us say Egypt, but then Egypt was heavily influencing Greece, North Africa, etc. So in all the civilized world, a big change took place. But the ancient Veenas in Egypt, right, were like the Indian Veenas, harp-like Veena which you see in the hands of Abhinav Gupta. So when I suggested how to make a Veena in the hands of Abhinav Gupta, then I told him, the artist, that this is how the Veena should be, and he made this Dhanurakar Veena. So when I showed this to some people in the ministry or some people in the cultured world, some IAS officers and czars and tsarinas of culture, they all ridiculed me. They say, "Veena ऐसी होती है?" मैं कहा, भैया कुछ पढ़ लो तभी पता लगेगा कैसी होती थी. So this is how historically the Veena was, right from Egypt right up to China. That's why 21 strings and 13. Yes, that is one string for one note, and you could alter it by tightening it, or by, then of course there is a complicated way of how it was done, etc. All right, so the Veena was like this, and because some of the major Veenas were Vipanchi, Mattakokila, yeah, and different kinds of strokes, etc. are given. Then we come to the 31st chapter, Ekatrimsho Adhyaya, right? The 31st chapter defines Tala. Tal. So first of all, it defines a unit of Tal, which is called Kala. So Kala means a unit of Tal also. Just as Hasta doesn't mean only hand, but it also means a certain measurement. Something roughly corresponding to 1.5 feet today. That was one Hasta. All right. Some people think it is 2 feet. So, Kala, people said, was very often equated with 5 blinks, Panchanimesh. This is one definition of Kala. Once you have given this definition of time, 5 nimesh or blinking, 5 बार ब्लिंक करने में जितना समय लगेगा वो एक कला होगी.
ठीक है, एक टाइम की लिमिट बता रहे हैं ना आपको, फिर उसके हिसाब से आप मात्रा बनाएंगे। जैसे आप कहते हैं इसमें 10 मात्रा है इस ताल में, तो एक मात्रा कितने समय की होगी, इस तरह से, ठीक है। और फिर ताल कितने प्रकार की होती है, तो अब ये आप सब जानते हैं संगीत वाले कि ताल 2 ही होती है बेसिकली। उस 2 के ही या तो 3 कोने की ताल या 4 कोने की ताल। कोने से मतलब कॉर्नर, मतलब मात्राएं उसमें 3 होंगी या 4 होंगी, या तो 1 2 3 4 या 1 2 3। तो आपने 4 और 3, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, ये 7 हो गई, जिसको हम उत्तर में रूपक कहते हैं और आप दक्षिण में मिश्र चापू, मिश्र चापू। हाँ, तो ये त्रयश्र और चतुरश्र को मिलके हो गया ना, 4 और 3 को मिलके 7 हो गया, फिर उसको 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, कुछ भी है वो ऑड इवन से ही बनेगा, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं ऑड इवन जो है केजरीवाल जी ने नाट्यशास्त्र से लिया है। Anyway, so combinations come only in from chaturashra 4 cornered और 3 cornered त्रयश्र। ऐसे ही रंगमंच भी चतुरश्र होगा या त्रयश्र होगा, उसमें से चतुरश्र को ही खींच देंगे, विकृष्ट कर देंगे तो वो रेक्टेंगुलर हो जाएगा। बेसिकली तो स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल, ये 3 ही होते हैं ना, इसी के कॉम्बिनेशन या इसी के इलोंगेशंस बनते रहते हैं, तो वही यहाँ लिया है। उसी तरह से फिर यंत्र बन जाता है, राइट। सो then they go on to show the tal prakaras, then what are the different dhruvas and dhruvas as employed in tal, asarit, vardhaman, upohan, etc., etc. So then we come to, after that, the 32nd chapter, which we yesterday went through, which is the Dhruvadhyaya, right? The 32nd chapter is the Dhruvadhyaya. वो हमने कल किया है, ठीक है जी। उसको हमने पूरी ध्रुवाध्याय को, ध्रुव 5 प्रकार के ध्रुवों की जातियाँ, फिर कितने सारे छंद हैं, कौन कौन सी भाषा में है, ये देखिए सबसे बड़ा अध्याय है नाट्यशास्त्र में। उसके बाद हम इस बात पर आते हैं कि संगीत गाने वालों के गुण और दोष क्या होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सर। हाँ, दिस इज 33rd चैप्टर। जो संगीत गाते हैं या बजाते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, उनके गुण और दोष क्या हैं। तो आप कैसे चुने कि भाई कौन अच्छा म्यूजिशियन है, कौन बेकार का है। तो गुण दोष विचार किया जाता है। ये बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें कोई इतनी गूढ़ बात नहीं है। बेसिकली ज़रा 2 मिनट देख लेते हैं। 393 some little rain, huh? A leopard on the roof. I think this is little tiny drops, huh? Or big drops. अच्छी वृष्टि है जो भी है। हाँ, मैं ज़रा थोड़ा सा उसके बारे में आपको, इसीलिए मैंने ये चैप्टर खोला। गुणात् प्रवर्तते गानम दोषम चैव निरस्यते। अगर गुण हो तो गान खिलता है,
प्रवर्तते, प्रवर्तन होता है, बढ़ता है आगे। और दोषाश्चयी निरस्यते, अगर दोष होगा तो वो पीछे हट जाएगा। तस्मात् यत्नेन विज्ञेयो गुणदोषौ समासतः। तो ब्रीफली समासतः मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। हाँ, समासतः इन ब्रीफ। देखिए, पूरे शास्त्र में दो प्रकार के अप्रोचेस होते हैं। इन ब्रीफ समास, इन डिटेल व्यास। व्यास तो जो बहुत डिटेल में कुछ बात कहता है, उसका एक्सपेंड करता है, पुराण लिख देता है, महाभारत लिख देता है, हम उसको व्यास कहते हैं। और जो सूत्र लिख देता है वो समास करता होता है छोटे में। तो यहाँ श्लोक लिखेंगे, सूत्र नहीं लिखेंगे, लेकिन छोटे में कहते हैं वो गाता प्रत्यग्रव्यया स्निग्धो मधुर स्वर उपचित कंठः। मतलब उसके गले की आवाज़ जो है मधुर होनी चाहिए, लय ताल और उसके प्रमाण का उसको ज्ञान होना चाहिए। और माधुर्यता के अतिरिक्त उसमें गाने वाले में या गाने वाली में कुछ रूप भी होना चाहिए, मतलब देखने में भी अच्छा लगे, रूपवान हो अगर गाने वाली या गाने वाला तो और अच्छा होगा। कांति हो, यानी कुछ चेहरा चमकता हुआ हो ऐसे, और चेहरा जो है वो दर्शनीय हो। वो हमारे भीमसेन जोशी जी की तरह से आसमान देखकर और कॉन्टॉर्टेड फेस बना के ना गाएं। होता है कभी कभी, बहुत बड़े बड़े गायक ऐसा करते हैं, तो फिर आप आँख मीच के सुन लेते हैं उन्हें। तो पेशल यानी चिकनाहट हो आवाज़ में, पेशल। हाँ, आई थिंक इसको आप थोड़ा सा कम करेंगे, ये थोड़ा सा या पीछे कर देंगे थोड़ा सा। प के ऊपर ए की मात्रा, श और ल, पेशल। पेशल का मतलब उसमें थोड़ा सा यानी वेल ऑयल्ड या ग्रीस्ड, यानी आवाज़ जो है, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि आवाज़ में कुछ दाना है ना, उनकी आवाज़ में कुछ दाना, यानी एक चिकनाहट होनी चाहिए आवाज़ में। कहीं भी आवाज़ ऐसी ना हो कि जो खरखरी हो आवाज़ के अंदर। तो पेशल मधुर स्निग्ध, तो स्निग्ध का भी वही मतलब है, उसमें चिकनाहट हो। और समरक्त शुभ कंठः, एक पाठ में गुरु है, एक में शुभ है, तो मतलब सुनने में अच्छा लगे, शुभ आवाज़ हो, प्रिय आवाज़ बने। सुविहित गमक विधि अनन्यो अक्षरभ्यो अभ्यासत लय ताल कुशलः, तो अक्षरों का अच्छी तरह से उच्चारण हो, लय और ताल में कुशलता हो, आवाज़ में ये गुण हो, वो होने चाहिए। आतोद्यारोपित करना, वाद्य को भी साथ लेकर चल रहा हो, आतोद्य में उसका कान लगा हुआ है, उसको सुनना चाहिए कि भाई वो कहाँ बजा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आतोद्य अर्पित करना, विज्ञेया गायिका श्यामा, ख़ास तौर से जो सुंदरी गायिका हो, श्यामा। श्यामा का तो अर्थ एक तो सुंदरी भी होता है और एक डार्क फीचर भी होता है। तो डार्क फीचर या कम्प्लेक्शन वॉज कंसिडर्ड ब्यूटीफुल। ये तो पिछले 300-400 साल में गोरे रंग के प्रति भारतवर्ष में एक फैसिनेशन हो गया है, अदरवाइज नोबडी वाइट वॉज कंसिडर्ड ब्यूटीफुल। सारे भगवान जो हैं वो काले हैं। एक शंकर भगवान हैं गोरे, लेकिन उन्होंने भी वो लगा रखी है, क्या कहते हैं,
राख वाख मल रखी है। तो देखिए, प्रायेण तो स्वभावात स्त्रीणाम गानम नृणानाम च पाठ्य विधि। वो कहते हैं प्रायः ऐसा है कि मर्द जो हैं वो पाठ्य करेंगे। प्रायः मतलब यूजुअली, हाँ। और स्त्रियां जो हैं उनका गायन ज़्यादा, क्योंकि वो बताते हैं स्त्रीणाम स्वभाव मधुरहा, स्वभाव से स्त्रियों के कंठ में मधुरता होती है और पुरुषों के कंठ में ताकत होती है, बलित्वम। तो साफ कह दिया, यत्र स्त्रीणाम पाठ्यात् गुणै नराणाम च मधुरत्वम गेयो अलंकारो असौ न स्वभावो ही अयम तेषाम। और जहाँ ऐसा है कि भाई किसी पुरुष का गाना बहुत ही मधुर हो, महीन आवाज़ हो, तो ये उसका अलंकारिक गुण है, यानी उसने आर्टिफिशियली उसको बनाया है या वो अलंकार का प्रयोग करके उसको ऐसा कर रहा है। और जहाँ स्त्री ने अपनी आवाज़ जो है वो रसूलन बाई जैसी बना ली है, वो भी ओल्ड एज की आवाज़ हम सुनते हैं, उनके जवानी की क्या होगी पता नहीं, मतलब रिकॉर्ड। हाँ, गंगूबाई का भी, अब ये सब इनके बुज़ुर्ग आवाज़ें हम रिकॉर्ड में हैं, इनकी 19-20 साल की आवाज़ थोड़ा ही है। तो इस तरह से वो बताते जाते हैं। और फिर कि वीणा वादक कैसा होना चाहिए, तो उसमें लगभग यही सारी चीज़ें उन्होंने दोबारा रिपीट कर दी हैं। स्निग्ध दोष विहीन वेणु रेव स्मृतम वाद्यम, तो वही कि बजाने के अंदर खरखरापन कहीं नहीं हो, मधुर आवाज़ हो। क्योंकि वाद्य भारत में आवाज़ के पीछे चलता है और आवाज़ को इमिटेट करता है। सी इन ऑल, जी, जो सोलो बजाते हैं वो भी यही करते हैं। सारा संगीत जो है वो ये है कि साज को गले के पास ले जाओ। ऐसा नहीं है कि साज की अपनी आइडेंटिटी को अलग करके और साज बजाओ। हाँ, हर साज की अपनी आइडेंटिटी और वो तो होगी, लेकिन गले के गुण के अनुसार वो चलना चाहिए। चलिए, फिर इसमें कुछ और थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने दी हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ दोष क्या हैं जो तीनों स्थानों में नहीं जा सकता, मध्य स्थान में ही गाए, ऊपर ना जाए जिसका गला। इसके अलावा जो गाते गाते पीला पड़ जाए, हैं, दांतों को दबा के मुंह को भींच के गाए, संदष्ट, ये दोष हैं। कौए जैसी आवाज़ हो, काकी, यानी गाने बने वाले की लगे कि अरे तो कौआ जो है बोल रहा है। तुम्बकी, यानी हो उसमें गूंज हो, तुम्बे जैसी गले के अंदर। तो ये सब उन्होंने, या बहुत ही ज़्यादा नाक का, अनुनासिक का प्रयोग बहुत पिनपिना हो जिसको कहते हैं, तो ये आवाज़ें, ये इस तरह की, या घर घर होती हो। वो कहते हैं ना, वैश्वर्यम च भवेद्यत्र स्यात् घर घरापितम, ये घर घर सी आवाज़ होती हो। तो ये सारे उसके दोष हैं, और क्योंकि ये कफ के कारण ये दोष हो जाते हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। और फिर स्वर सही लगना चाहिए, ना ऊंचा ना नीचा, ये उन्होंने बताया। और फिर ये भी कह दिया, नासाग्रस्त शब्दस्तु, यानी नाक जब उस शब्द का उच्चारण करे तो उसमें इतना अनुनासिक न डाल दे। हाँ, नेज़ल वॉइस, थैंक यू, नेज़ल वॉइस उसकी नहीं होनी चाहिए शब्द के उच्चारण में या गाने में। अब एक कुछ लोग उसको नेज़ल बड़ा अच्छा और प्यारा भी बना देते हैं, जैसे हमारे डागर, वो अनुनासिक का प्रयोग करके उसको मीठा भी कर देते हैं। तो हाँ, उसको तो ये भी अलंकार के तरह से उसको अच्छा भी कर दिया जाता है।
संप्रहरणे चैव जवन्यो विशदौ तथा। और वो बताया कि गाते गाते पसीना ना आ जाए, डट के बैठे, हिलना डुलना ना करे, ये सम मोस्ट कॉमन सेंस थिंग्स। सो दिस कंक्लूड्स द 33rd। डांस करते हैं, हाँ डांस भी करते हैं कोई म्यूजिशियन। हाँ हाँ हाँ, जो गात मतलब बैठे बैठे उचकते रहते हैं। और वो आप देखते हैं वो फिल्मों में मजाक भी उड़ाते हैं ऐसे शास्त्रीय गायक का, जो उठ के भाग जाते हैं, उनको खींच के बिठाना पड़ता है। हाँ, तान मारी तो वो आगे को निकल गए, स्टेज से कूद गए। वो ये सारी चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं, दोष भी हैं। और हाँ जस्ट हाँ, एक्सक्यूज मी, हाँ बोलिए बोलिए। आजकल कहते हैं कि आवाज़ बहुत एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, सो भरत मुनि ने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं तो कह रहे हैं एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, भाव की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। वो तो और एक्सप्रेसिव में क्या क्या गुण होने चाहिए, स्निग्ध हो, चिकनी हो, उसके अंदर गहराई हो, मिठास हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो बता रहे हैं। नहीं देखिए, वो आगे कुछ और ग्रंथों में दिया है, संगीत रत्नाकर वगैरह में, कि हाथ इतना ना हिलाओ और ये सब। तो दीज आर लार्जली कॉमन सेंस थिंग्स, इसके ऊपर कोई बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, द 34th चैप्टर इज़ ऑन द ड्रम्स, पुष्कराध्याय। ड्रम्स यानी ताल वाद्यों पर, पुष्कर वाद्यों पर। देखिए, उनको पुष्कर वाद्य क्यों कहा जाता है? पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर, सरोवर, लेक, पॉन्ड, पुष्कर। पुष्कर कहते हैं ना, पुष्कर जी हैं तो वहाँ पूरी लेक है ना, एक जो तीर्थ है पुष्कर, बहुत पुराना तीर्थ है। महाभारत में उसका जिक्र आता है पहले ही उसमें। तो पुष्कर वाद्य क्यों कह दिया गया, क्यों ये नाम पड़ा? इसके पीछे एक कथा है, और वो कथा थोड़ी सी सिंबॉलिक ही है एक्चुअली। वो कहते हैं कि एक मुनि थे जिनका नाम था स्वाति। तो स्वाति लेक के किनारे बैठे थे, और कमल के पत्तों पर जब बारिश पड़ी तो एक बड़ा रमणीक मनोहर स्वर उनको लगा। बारिश पड़ रही है धीमी और तेज़, तो अलग अलग प्रकार के जब बूंदें पड़ रही हैं तो अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकल रही। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा, अच्छा ये एक मेम्ब्रेन है ना, ये पत्ता एक फैलाव है, इसके ऊपर हिट करने से ध्वनि निकलती है। तो जो लेक है वो ही एक ड्रम है, उसमें आपने पत्ते बिछा रखे हैं, वो पड़ रहे हैं। तो फिर एक खोखले क्या कहते हैं, भांड को लेकर, भांड का अर्थ होता है पात्र को लेकर, उसके ऊपर एक आच्छादन उन्होंने किया, बांधा कुछ। तो बांधने को अवनद्ध कहते हैं। तो अवनद्ध वाद्य और पुष्कर वाद्य, ये इसका पुष्कर की व्युत्पत्ति है, वो कैसे ट्रांसफ़र होता है। अब इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, कुछ बड़ी फिज़िकल बातें हैं कि किस प्रकार का चर्म बांधना चाहिए, इसके ऊपर कैसी खाल बांधनी चाहिए। हाँ, चर्म, खाल, बिकॉज़ वो चर्म ही बांधा जाएगा और तो कुछ आवाज़ नहीं करेगा। वो तो पुष्कर के ऊपर वही निरंतर प्रयोग में वही आ सकता है। और फिर कितने प्रकार के पुष्कर हैं ये सब बताया। फिर पुष्करों के ऊपर आप क्या क्या बजाएंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं, सोलकुट्टू। हाँ, सोलकट्टू बोलते हैं ना, मतलब बोल।
हाँ, तो उसके जैसे अब तबले के बोल हैं, पखावज के बोल हैं, तो वो कौन से होंगे, कितने होंगे। अब यहाँ समझने की एक बात है, इसमें कहीं नहीं है लेकिन वो व्याख्या करना थोड़ा सा आवश्यक है। देखिए, जो बोल होता है पुष्कर वाद्य का, तो वो किसका अनुकरण करता है? इसे बोल क्यों कहने लगे हैं? क्योंकि वो मुंह से जो बोला गया उसका अनुकरण करेगा ना। अब मुंह से जो भी हम शब्द बोलते हैं वो मात्रा के अनुसार होता है। जैसे जल, जल, लेकिन जब हम कहेंगे राम, तो र में आकार है और वो दुगना है। राम, तो 2 + 1 राम 3 बना, और फिर जल में 2 बना, तो जल राम ये 5 हो गया। तो मुंह से जो बोला जाता है इन अ मेजर्ड वे, वो मात्रा है, गुरु और लघु अक्षर है, तो वही अक्षर बजाने में निकाला जाए, इसीलिए हम उसको बोल कहते हैं। वहाँ भी बोल बना दिया हमने, तबले का बोल हो गया, या पखावज का बोल हो गया, या मृदंग का बोल हो गया, ये है। तो सारा सिस्टम ये है कि ये एक यूनिटी होगी, और ये मुंह से जो निकला है, गायन से जो निकला है, जिह्वा से जो निकला है, उसका अनुकरण होगा। तो इसलिए बिना जितने भी बोल हैं, जितनी भी परन हैं, जितनी भी कॉम्बिनेशन है, वो सब इस मेजर्ड अक्षर में होगी ना। इसी सिद्धांत के कारण भारतीय संगीत में इतनी ताल की विविधता है। हाँ, आप यूरोपियन म्यूज़िक सुनो, उसमें 80 साज बजा रहे हैं या 120 बजा रहे हैं बैठे हुए, ऑर्केस्ट्रा है, बड़ा फाइन ट्यूनिंग है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिम्फनी बज रही है, बहुत सारी पॉइंट, काउंटर पॉइंट, ये सब चल रहा है, बट रिदम क्या होती है? 1 2 3 4। कभी हल्की हो गई, कभी तेज़ हो गई, कभी द्रुत हो गई, फिर कभी थोड़ी मध्य हो गई, ना विलंबित होती है, कोई कंसिस्टेंसी भी नहीं होती। कभी कुछ ले ली, कभी कुछ ले ली, और रहेगी 1 2 3 4 ही। कहीं कहीं 1 2 3 होगी, किसी ख़ास अगर कुछ ऐसा दिखाना होगा प्रयोग उन्हें जिसमें बड़ा छिछलापन है या कुछ, बट ताल का वेरिएशन नहीं होता। क्यों? ताल होता ही कहाँ? नहीं होता तो है। नहीं, जब बोल रहे हैं, हाँ, वो हमारी दृष्टि से वो ताल नहीं है, वो एक रिदम है, वो साइकिल नहीं होता। आप सही कह रही हैं, वृत्त नहीं होता। तो ये वैरायटी क्यों हो गई? क्योंकि आपने ये सिद्धांत बनाया कि जो हम मुंह से बोलेंगे, जितनी मात्रा में बोलेंगे, वही म्यूज़िक में करेंगे, उतने ही कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो ये चीज़ आपको यूरोपियन म्यूज़िक में नहीं मिलती, अफ्रीकन म्यूज़िक में मिलती है। जहाँ ड्रम बजता है तो वहाँ ये सारे कॉम्बिनेशन, और जब अफ्रीकन म्यूज़िक का असर अमेरिका में जाता है ब्लैक म्यूज़िक में, तो वहाँ मिलती है। आप ये इधर मिडल ईस्ट में देखते हैं, टर्की में देखते हैं, ग्रीस में देखते हैं, वहाँ 12 मात्रा की ताल, 7 मात्रा की ताल, रूपक का खुलकर प्रयोग होता है, यानी 3-7 मात्रा की ताल का। तो ये इस तरह से, और फिर हमारे यहाँ तो उसके और सारे कॉम्बिनेशन, आड़ी और सवाई और आड़ी चौताल, और ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ सारे भारत में बजाए जाते हैं। देन वी कम टू द 20